नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि आज हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में हम लोग देखेंगे, या संसदीय समिति या पार्लियामेंट्री कमेटी। संसदीय समिति या पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर आप आएंगे तो संसदीय समिति जो है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, एक समिति होता है अस्थाई समिति या द स्टैंडिंग कमेटी। एक होता है अस्थाई कमेटी या द स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरा होता है तदर्थ समिति या एडहॉक कमेटी। तो अगर आप आएंगे तो दो प्रकार की कमेटियां आपको क्या होंगी, दिखाई देंगी। ये जो अस्थाई समिति होता है, स्टैंडिंग कमेटी होता है, इसका गठन जो है एक निश्चित अंतराल पर जो है किया जाता है, तो इसलिए इसको अस्थाई समिति या स्टैंडिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। तदर्थ समिति का जो है गठन हमेशा निश्चित क्लास इंटरवल पे नहीं किया जाता, तो इसलिए इसको अस्थाई समिति के नाम से भी जानते हैं। अस्थाई समिति के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप समितियों में आएंगे तो समितियां तो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ वित्तीय समितियां हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समितियों के बारे में नहीं देखेंगे। तो वित्तीय समितियां जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वित्तीय समितियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। वित्तीय समितियों में 3 कमेटी है, उन 3 कमेटियों के बारे में हम लोग देखेंगे। एक कमेटी जो है प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी। प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन कमेटी या एस्टीमेट कमेटी। और उसके बाद दूसरा है लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी। और तीसरा है संयुक्त उपक्रम कमेटी या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो अगर आप आएंगे तो ये 3 प्रकार की कमेटियां, जो फाइनेंशियल कमेटी है, वित्तीय समितियां हैं, इन तीनों समितियों के बारे में देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे तदर्थ कमेटी में, तो तदर्थ कमेटी के अंतर्गत हम लोग जो है 2 कमेटियों के बारे में देखेंगे। एक देखेंगे संयुक्त प्रवर कमेटी, और दूसरा हम लोग देखेंगे प्रवर समिति। तो इतने टॉपिक्स को हम लोग जो है पार्लियामेंट्री कमेटीज के अंतर्गत क्या करेंगे, बात करेंगे। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और जो है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी या संयुक्त उपक्रम कमेटी। तदर्थ कमेटी के अंतर्गत, अस्थाई समिति के अंतर्गत संयुक्त प्रवर कमेटी और प्रवर समिति। ये जो है टॉपिक्स हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अस्थाई समितियों के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। अस्थाई समिति आएंगे तो अस्थाई समिति या स्टैंडिंग कमेटी का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है।
इसलिए इसको स्टैंडिंग कमेटी या स्थायी समिति के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके अलावा स्थायी समिति में वित्तीय समिति के अंतर्गत आएंगे, फिनेंस कमेटी के अंतर्गत आएंगे। तो वित्तीय समिति के अंतर्गत पहला जो कमेटी है हम लोग बात करेंगे प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति या जो है इसे एस्टीमेट कमेटी के नाम से जानते हैं, एस्टीमेट कमेटी के नाम से जानते हैं या प्राक्कलन समिति के नाम से जानते हैं। तो प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी पे अगर आप आएंगे, प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी पे अगर आप आएंगे तो प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी में जो टोटल मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर या कुल सदस्य, तो टोटल मेंबर या कुल सदस्य जो होते हैं वह कितने होते हैं? तो 30 होते हैं, 30 होते हैं। और ये सभी 30 मेंबर जो है सभी लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। तो लोकसभा से जो है 30 सदस्य क्या होते हैं 30 मेंबर। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी समिति पूरी तरीके से लोकसभा की कमेटी है, तो प्राक्कलन समिति को पूरी तरीके से लोकसभा समिति के नाम से जानते हैं, लोकसभा समिति के नाम से जानते हैं, लोकसभा समिति के नाम से जानते हैं। क्योंकि पूरा जो इसमें 30 मेंबर होते हैं वो सभी मेंबर कहाँ से होते हैं? तो सभी मेंबर लोकसभा से होते हैं। इसलिए इसे लोकसभा का समिति या कमेटी आप लोकसभा के नाम से जानते हैं। उसके अलावा प्राक्कलन समिति का जो गठन किया जाता है, इसका गठन बजट प्रस्तुत करने के बाद किया जाता है। बजट प्रस्तुत करने के बाद प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। तो प्राक्कलन समिति का गठन कब किया जाता है? बजट प्रस्तुत करने के बाद जो है, यही स्टेटमेंट सीधे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्राक्कलन समिति का गठन बजट प्रस्तुत करने के बाद जो है गठन किया जाता है। और प्राक्कलन समिति में जो है टोटल मेंबर कितने होते हैं? 30 होते हैं। और ये 30 मेंबर कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। इसीलिए प्राक्कलन कमेटी को या एस्टीमेट कमेटी को हम लोग पूरी तरीके से लोकसभा की कमेटी के नाम से जानते हैं या लोकसभा समिति के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वित्तीय समितियों में। वित्तीय समितियों में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति आएंगे। तो लोक लेखा समिति में जो टोटल मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर ऑफ पीएससी या पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 22 में 15 सदस्य या 15 मेंबर कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। और 7 मेंबर या 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? तो राज्यसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। तो 15 कहाँ से होंगे? लोकसभा से। 7 कहाँ से होंगे? राज्यसभा से। तो इस प्रकार 22 सदस्यों से मिलकर पब्लिक अकाउंट कमेटी बनता है या पीएससी बनता है या लोक लेखा समिति बनती है। तो लोक लेखा समिति जो है कितने मेंबर से मिलकर बन रहा है? 22, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर कहाँ से हैं? राज्यसभा से। कहाँ से हैं? 7 मेंबर तो राज्यसभा से आपको क्या होंगे? दिखाई देंगे। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता। जो विपक्ष का नेता होता है, सामान्यतः यह ट्रेंड है, यह परंपरा है
कि विपक्ष के नेता को जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। और इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, तो उसको अपॉइंट जो है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, किसके द्वारा, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबर कितने होते हैं, 22, 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से, और इसका जो अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता या लीडर ऑफ अपोजिशन, इसको अपॉइंट कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर इसको अपॉइंट करता है। और लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, लोक लेखा समिति का कार्य यह है कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के पटल पर रखना। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, कैग होता है, जो वह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उस रिपोर्टों को प्रेसिडेंट के माध्यम से पीएससी क्या करता है, कहाँ पे प्रस्तुत करता है, संसद में, पार्लियामेंट में प्रस्तुत करता है, प्रपोज करता है। और उस रिपोर्टों पर क्या किया जाता है, पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। तो कुल मिला के लोक लेखा समिति को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष का नेता कौन अपॉइंट करता है, लोकसभा स्पीकर। 22 मेंबर होते हैं टोटल, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। संयुक्त उपक्रम समिति या लोक उपक्रम समिति द कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इसमें भी आएंगे तो इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, जो टोटल मेंबर होते हैं या कुल सदस्य होते हैं, तो टोटल मेंबर या कुल सदस्य कितने होते हैं, 22, 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में लोकसभा से 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है जो पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, संयुक्त उपक्रम जो कंपनियां हैं, वह उनसे संबंधित रिपोर्टों को क्या करता है, संसद में रखवाता है या वैसे रिपोर्टों को चेक करता है। तो कुल मिला के लोक उपक्रम कमेटी या जो है द कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग के अंतर्गत जो है टोटल मेंबर 22, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से कितने होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। और यह जो है सार्वजनिक कंपनियों के रिपोर्टों को पार्लियामेंट में रखता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो लोक उपक्रम समिति या द कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के बारे में हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडहॉक कमेटी के बारे में।
तदर्थ समिति या एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी। तो एडहॉक कमेटी या तदर्थ समिति पे आएंगे तो तदर्थ समिति को हम लोग अस्थाई समिति के नाम से भी जानते हैं, अस्थाई समिति के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस कमेटी का जो फाउंडेशन किया जाता है वह रेगुलर नहीं किया जाता, तो इसलिए इसको अस्थाई समिति के नाम से जानते हैं या एडहॉक कमेटी के नाम से जानते हैं। जब इसका ज़रूरत पड़ता है तब ऐसे कमेटियों को गठन किया जाता है। इसमें अगर सबसे पहले आएंगे तो जो पहला टॉपिक है संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति। और संयुक्त प्रवर समिति में अगर आप आएंगे टोटल मेंबर कितने होते हैं, 45 सदस्य होते हैं। 45 मेंबर में 30 मेंबर, 30 सदस्य जो है कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, और 15 मेंबर कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। तो 30 मेंबर कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, और 15 मेंबर जो है राज्यसभा से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रवर कमेटी या प्रवर समिति। प्रवर समिति में आएंगे तो प्रवर समिति में टोटल मेंबर जो होते हैं, जो टोटल मेंबर होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और उस ज़रूरत के हिसाब से जो है दोनों सदनों से सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है। तो इस प्रकार यह तदर्थ कमेटी है। तदर्थ कमेटियों का गठन ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है, हमेशा इनका गठन नहीं किया जाता, इसलिए इसको अस्थाई कमेटी या एडहॉक कमेटी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। लोग बिल के बारे में देखेंगे, बिल या विधेयक, बिल या विधेयक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। बिल या विधेयक के बारे में अगर आप देखेंगे तो बिल या विधेयक में अगर आप आएंगे तो बिल या विधेयक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे धन विधेयक, धन विधेयक या मनी बिल, धन विधेयक या मनी बिल, धन विधेयक, मनी बिल। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वित्त विधेयक, वित्त विधेयक या फिनेंस बिल, फिनेंस बिल। और उसके बाद हम लोग देखेंगे धन विधेयक, वित्त विधेयक, और यहीं पे साधारण विधेयक भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जनरल बिल, साधारण विधेयक, जनरल बिल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, एक बार हम लोग देखेंगे धन विधेयक, वित्त विधेयक या मनी बिल और फिनेंस बिल में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मनी बिल और जनरल बिल में क्या डिफरेंस है। तो ये अंतर वाले पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। तो अगर मनी बिल आएंगे तो सभी प्रकार के जो धन विधेयक होते हैं वह फिनेंस बिल नहीं होते, वह वित्त विधेयक नहीं होते। लेकिन अगर आप आएंगे जो सभी वित्त विधेयक होते हैं, सभी वित्त विधेयक होते हैं वह सभी धन विधेयक नहीं होते। लेकिन सभी धन विधेयक किसके कैटेगरी में आते हैं, वित्त विधेयक के कैटेगरी में अगर आते हैं। अगर ये बड़ा वाला गोला आप देख रहे हैं यह वित्त विधेयक है, क्या है, वित्त विधेयक है। तो वित्त विधेयक है, तो ये छोटा वाला गोला क्या है, धन विधेयक, क्या है, धन विधेयक है। तो ये कहा जाए सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक की कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। या कुछ विधेयक जो है मनी बिल हो सकते हैं, धन विधेयक हो सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो सभी को हम लोग क्या करते हैं, अंतर करके आइए देखते हैं कि अंतर क्या दिखाई देता है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धन विधेयक, धन विधेयक और सामान्य विधेयक में अंतर, सामान्य विधेयक में अंतर। तो सामान्य विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो एक तरफ क्या है, मनी बिल, मनी बिल, और दूसरी तरफ है जनरल बिल, जनरल बिल। तो आइए एक एक करके अंतर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं होता क्वेश्चन पूछ देता है। तो अगर आप आएंगे पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट धन विधेयक को, धन विधेयक को पहले केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो अगर आप मनी बिल के बारे में आएंगे तो मनी बिल जो है केवल और केवल पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में इसे पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जबकि जनरल बिल के बारे में आएंगे तो जनरल बिल जो है संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह संसद के दोनों सदनों में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसको पहले लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए। उसके अलावा दूसरा पॉइंट पे अगर आएंगे तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, पूर्व अनुमति आवश्यक। पूर्व अनुमति क्या होता है, आवश्यक होता है। लेकिन साधारण बिल के लिए, जनरल विधेयक के लिए राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं। तो यहाँ पे पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, जबकि यहाँ पे क्या होगा, पूर्व अनुमति की आवश्यकता दिखाई देगी। उसके अलावा अगर आप आएंगे तीसरा पॉइंट, तो राज्यसभा, नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा धन विधेयक में, धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। जबकि साधारण बिल के संदर्भ में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो इसमें जो है संशोधन नहीं कर सकती और इसमें क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो धन विधेयक को, धन विधेयक को राज्यसभा, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम, राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए, 14 दिन तक रोक सकता है, 14 दिन तक क्या कर सकता है, रोक सकता है। अधिकतम जो है मनी बिल को राज्यसभा जो है लोकसभा से पास होकर अगर राज्यसभा में गया तो अधिकतम या मैक्सिमम कितने दिन तक रोक सकता है, तो 14 दिन तक रोक सकता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे साधारण बिल के संदर्भ में राज्यसभा अधिकतम इसको 6 महीने तक रोक सकता है, 6 महीने तक रोक सकता है। क्या कर सकता है, 6 महीने तक रोक सकता है, 6 महीने तक रोक सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, राष्ट्रपति धन विधेयक को, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, पुनर्विचार के लिए
वापस नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो जनरल बिल के संदर्भ में राष्ट्रपति सामान्य विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, वापस कर सकता है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। या धन विधेयक पर जो है ज्वाइंट सिटिंग का जो है प्रोविज़न नहीं है, जबकि सामान्य बिल के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन का क्या है, प्रावधान है। तो अगर आप आएंगे तो इस प्रकार हम लोगों ने मनी बिल और जनरल बिल के बारे में देखा कि डिफरेंसेस क्या है। तो मनी बिल को हम लोगों ने देखा कि केवल और केवल पहले लोकसभा में प्रपोज किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, जबकि जनरल बिल को जो है संसद के दोनों सदनों में प्रपोज किया जा सकता है। उसके अलावा धन विधेयक में जो है, धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा उसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती, जबकि जनरल बिल के संदर्भ में राज्यसभा उसको 6 महीने तक क्या कर सकता है, रोक सकता है। उसके अलावा राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, जबकि जनरल बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, जबकि जनरल बिल या सामान्य बिल के संदर्भ में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद धन विधेयक के संदर्भ में अगर आप आएंगे तो राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती और उसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने मनी बिल और जनरल बिल के डिफरेंसेस के रूप में देखा, अंतर के रूप में क्या किया हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर। वित्त विधेयक में अंतर, तो अंतर क्या है मनी बिल और फिनेंस बिल में। तो मनी बिल और फिनेंस बिल में अगर आप आएंगे तो एक तरफ मनी बिल के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ही लिया। अब आइए देखते हैं फिनेंस बिल के अंतर्गत या वित्त विधेयक। तो मनी बिल, फिनेंस बिल या वित्त विधेयक में अगर आप आएंगे तो मनी बिल या धन विधेयक को आर्टिकल 110 में रखा गया है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत रखा गया है, रखा गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसे आर्टिकल 117 के अंतर्गत रखा गया है, 117 के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? आर्टिकल 117 के अंतर्गत रखा गया है, 117 के अंतर्गत क्या किया गया है? रखा गया है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक
सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। उसके अलावा नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है या संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था नहीं किया गया है, प्रावधान नहीं है। जबकि यहाँ पे जो है ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, बैठक का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने देखा मनी बिल और फिनेंस बिल में अंतर। मनी बिल को आर्टिकल 110 के अंतर्गत रखा गया है, जबकि फिनेंस बिल को आर्टिकल 117 के अंतर्गत रखा गया है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं और सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। धन विधेयक मनी बिल पर संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, जबकि फिनेंस बिल पर संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, कॉल कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की कॉलिंग या बुलाता है प्रेसिडेंट। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। राष्ट्रपति क्या करेगा? कॉलिंग करेगा। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। जबकि कॉलिंग कौन करता है ज्वाइंट सिटिंग को? तो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ज्वाइंट सिटिंग का जो है चेयरमैन कौन करता है या अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है ज्वाइंट सिटिंग की लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है या स्पीकर के द्वारा किया जाता है। स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ऊपर वाले चेयर में, ये इधर साइड में वाटर वाला। तो धन विधेयक के बारे में और पॉइंट है, उसको भी जान लेते हैं। तो धन विधेयक को 110 के अंतर्गत रखा गया है। उसके अलावा कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या स्पीकर के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है या स्पीकर के द्वारा किया जाता है। कोई भी विधेयक मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। उसके अलावा धन विधेयक लोकसभा में जो प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किया जाता है। पूर्व अनुमति पर राष्ट्रपति के जो है किया जाता है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? पहले तो लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर जो है प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं,
इसका डिसीजन कौन लेता है? तो इसका डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है या स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। एक टॉपिक और छूटा हुआ था, इसमें हम लोग कर लेते हैं, वो था लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। तो स्पीकर के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। तो स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष पे आएंगे तो स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के लिए आर्टिकल 93 में बताया गया है, अनुच्छेद 93 में बताया गया है। तो आइए स्पीकर के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो स्पीकर पे अगर आप आएंगे तो जो लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, चुने हुए सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को स्पीकर के रूप में या लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में क्या किया जाता है, उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष जो शपथ लेता है वह सदस्य के रूप में लेता है, प्रोटेम स्पीकर का कार्य यह है कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना तथा लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिए जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। पद समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह हम लोगों ने क्या किया, लोकसभा के चुने हुए सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को स्पीकर के रूप में क्या किया जाता है, चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो शपथ लेता है वह सदस्य के रूप में लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता। प्रोटेम स्पीकर एक ये पॉइंट किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर इसलिए पॉइंट किया जाता है क्योंकि जो नए सरकार चुन के आती है, नए सरकार में नए मेंबर चुन के आते हैं, तो उन नए मेंबर को जो है प्रोटेम स्पीकर का कार्य है कि शपथ दिलाना और जैसे ही शपथ हो जाए और स्पीकर का चुन लिया जाए तो प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाता है, स्वयं समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह स्पीकर के बारे में क्या किया गया है, बताया गया। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो स्पीकर को हटाने के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं किया गया है, वहीं संकल्प पारित करके स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो संकल्प पारित करके स्पीकर को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो स्पीकर के लिए कोई स्पेशल योग्यता नहीं है, एलिजिबिलिटी कोई नहीं है, स्पेशल कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है। उनके लिए वही योग्यता है जो मेंबर बनने का, जो लोकसभा मेंबर बनने का एलिजिबिलिटी है या क्वालिफिकेशन है, वही योग्यता जो है अध्यक्ष बनने के लिए, स्पीकर बनने के लिए है। तो कोई स्पीकर बनने के लिए कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी का प्रावधान नहीं किया गया है। इस तरीके से ये हम लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के बारे में क्या किया, बात किया।
इसके अलावा कुछ और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया या लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया कौन थे? तो उनका नाम था जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर थे, जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया या लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर आप आएंगे, आपसे कहा जाए कि ब्रिटिशर के समय प्रथम भारतीय, ब्रिटिशर के समय या अंग्रेजों के समय प्रथम भारतीय स्पीकर कौन थे? तो ब्रिटिश के समय प्रथम भारतीय स्पीकर, तो प्रथम भारतीय स्पीकर पे अगर आप आएंगे तो उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। क्या नाम था उनका? विट्ठल भाई पटेल। और विट्ठल भाई पटेल कब बने थे? तो 1925 में विट्ठल भाई पटेल क्या बने? तो विट्ठल भाई पटेल 1925 में जो है 1925 में ब्रिटिश के समय जो है स्पीकर उनको बनाया गया विधानसभा का। तो इस तरीके से अगर आप आएंगे तो यह लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने क्या किया? बात किया। अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष का बेसिकली कार्य होता क्या है, यह कौन कौन सा कार्य करता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य, वर्क क्या होता है इसका? तो वर्क एक ये होता है कि सदन में डिसिप्लिन बनाए रखना, तो डिसिप्लिन बनाए रखना सदन में कौन करता है? तो सदन में डिसिप्लिन बनाए रखने का काम जो है स्पीकर करता है। उसके अलावा सदन मीन्स लोकसभा, सदन में या लोकसभा में प्रश्न पूछने की अनुमति देना, तो प्रश्न पूछने की अनुमति सदन में कौन देता है? तो प्रश्न पूछने की अनुमति भी जो है स्पीकर देता है लोकसभा में। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष को नियुक्त करना, तो कमेटियों के अध्यक्ष जो होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनको क्या करता है? अपॉइंट भी करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर निर्णय
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है या स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। उसके अलावा अगर आप आगे आएंगे, लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति देना, विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति देना। तो विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति भी कौन देता है? तो विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है, स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। कोई भी विधेयक, मनी बिल है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, यह भी डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष को अपॉइंट करता है, सदन में प्रश्न पूछने की अनुमति देता है और सदन में डिसिप्लिन मेंटेन रखता है या डिसिप्लिन को बनाए रखता है। नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं और कार्य इसके बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना। संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता या ज्वाइंट सिटिंग का चेयरपर्सन कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन संयुक्त बैठकों को या ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, कॉल कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे, कास्टिंग वोट डालना। कास्टिंग वोट या निर्णायक मत, कास्टिंग वोट या निर्णायक मत डालने का अधिकार, निर्णायक मत डालने का अधिकार। तो कास्टिंग वोट या निर्णायक मत डालने का अधिकार भी किसके पास होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। कास्टिंग वोट का मतलब क्या है? किसी भी बिल पर या किसी भी मुद्दे पर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच वोटिंग हो जाए और दोनों में वोटिंग लेवल हो जाए, इक्वल हो जाए, 100 वोटिंग हो जाए, तो वैसे संदर्भ में कास्टिंग वोट कौन डालता है? स्पीकर डालता है। और सामान्यतः स्पीकर किसके पक्ष में वोट करता है? रूलिंग पार्टी के पक्ष में। और इस प्रकार रूलिंग पार्टी के द्वारा जो है बिल क्या हो जाता है? पास करा दिया जाता है। तो इस प्रकार कास्टिंग वोट या निर्णायक मत जो है डालने का अधिकार किसके पास है? तो कास्टिंग वोट या निर्णायक मत डालने का अधिकार जो है स्पीकर के पास है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा होगा? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे राज्य सरकार के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। तो स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे राज्य विधायिका या स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधायिका या स्टेट लेजिस्लेटिव। और राज्य विधायिका को हम लोग विधानमंडल के नाम से जानते हैं, विधानमंडल के नाम से जानते हैं। और विधानमंडल अगर आप आएंगे तो राज्यों में विधानमंडल
विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर से मिलकर जो है राज्य विधायिका बनती है। और राज्य विधायिका के द्वारा राज्यों के लिए कानून का निर्माण किया जाता है। राज्यों के लिए कानून का निर्माण किया जाता है। तो राज्यों के लिए या राज्यों के सीमा के अंदर कानून का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अगर आप आएंगे नेक्स्ट, तो राज्य कार्यपालिका, तो राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत, एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत हम लोग जो है सीएम का टॉपिक करेंगे, चीफ मिनिस्टर के बाद या मुख्यमंत्री के बाद हम लोग देखेंगे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या मंत्री परिषद, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवोकेट जनरल या जो है इसे अधिवक्ता के नाम से जानते हैं, महाअधिवक्ता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? महाधिवक्ता के नाम से हम लोग एडवोकेट जनरल को जानते हैं। एडवोकेट महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं। या कहाँ पे पाया जाता है? राज्यों में पाया जाता है। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार आज हम लोग क्लास यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।